नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एडिटोरिया बुक का जो बीपीएससी 66 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था क्वेश्चन बैंक, उसका 66 का मैं आज प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगा के जाएँ एग्ज़ाम देने। तो उसी बुक का जो एडिटोरिया का बुक लॉन्च हुआ था पिछले साल, उसका 66वां का संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इतिहास से। इतिहास में भी स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास से। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो वो कहाँ मिले हैं दोस्तों? तो कालीबंगन में। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगन में। दोस्तों, आपको ये याद रखना होगा कि हड़प्पा नगर किसका है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। सिंधु सभ्यता का एक शहर है दोस्तों। सिंधु सभ्यता का खोज दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। जो सिंधु सभ्यता है वो रावी नदी के तट पर है स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन कहाँ है दोस्तों? तो ये राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है जैन धर्म से। सटीक ज्ञान तीन रत्न या त्रिरत्न या सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। देखिए, जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने किया था। जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? तो ऋषभदेव ने किया था। और इसका अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वही इसके वास्तविक संस्थापक हैं। और वो कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क ने। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क ने। देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं यहीं पे सारे क्लियर कर देता हूँ। टोटल 4 संगीतियाँ हुई थी बौद्ध की। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब सुनिए, इसके कौन से जगह पे हुआ था? तो आप याद रखेंगे RVP के मतलब हुआ कि पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था P बोले तो पाटलिपुत्र, K बोले तो कुंडलवन यानी कश्मीर। याद हो गया? RVP कौन से जगह पे हुआ था? तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है, शासन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में हुआ था। तो आप एक याद रखिएगा। एक अक्षय कुमार और अक्षय खन्ना से। ए बोले तो अजात शत्रु। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था अजात शत्रु के समय काल में हुआ था। पहला के कब हुआ था? तो अजात शत्रु के काल में हुआ था। और दूसरा क्या हुआ कब हुआ था? तो कालाशोक के समय काल में हुआ था। दूसरा कब हुआ था दोस्तों? कालाशोक। तीसरा कब हुआ था? अशोक। चौथा कब हुआ था? तो कनिष्क के काल में। के बोले तो कनिष्क, ए बोले तो अशोक, के बोले तो कालाशोक और ए बोले तो अजातशत्रु। पहला अजातशत्रु के काल में, दूसरा कालाशोक के समय में और तीसरा अशोक के समय में, चौथा कनिष्क के समय में। ये वाला जो हुआ था 483 BC में हुआ था। पहला कब हुआ? 483। इससे 100 कम
383 दूसरा हुआ, इससे भी लगभग 150 कम, मैंने 150 नहीं 130 कम मान के चलिए। तो तीसरा हुआ था 251 BC, और चौथा हुआ था फर्स्ट ईस्वी में, मतलब 0 से लेके जो 100 के बीच होता है उसमें, माने BC ये नहीं है, ये AD फर्स्ट AD में हुआ था। अब ये कब, जो एग्जैक्ट डेट नहीं है। पहला कब हुआ था 483 BC में, दूसरा कब हुआ था 383 BC में, तीसरा 251 BC में, और चौथा पहला AD में। अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन कौन थे, तो अध्यक्ष में आप याद रखिएगा MSM और V। MSME आप याद करते होंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के बारे में। तो इसमें M मतलब होता है महाकश्यप, S बोले तो सर्वकामी, M बोले तो मोगली पुत्र तीस, और V बोले तो वसुमित्र। याद हो गया। पहला बौद्ध संगीति में अध्यक्षता किए थे महाकश्यप, दूसरा किए थे सर्वकामी, और तीसरा में अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र तीस, और चौथा में वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैशेषिक। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वैशेषिक। देखिए वैशेषिक दर्शन का अगर पूछा जाए, वैशेषिक दर्शन का, तो वो महर्षि कणाद ने किया था प्रतिपादित, और वैशेषिक संबंधित है परमाणु सिद्धांत से, और न्याय दर्शन से संबंधित हैं गौतम। कौन है? गौतम। और सांख्य दर्शन से कौन संबंधित है, तो कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन से कौन है? कपिल मुनि। न्याय दर्शन से कौन संबंधित है? गौतम। वैशेषिक कणाद की वैशेषिक किस चीज़ से संबंधित है, तो परमाणु सिद्धांत से, सांख्य कपिल मुनि। 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन पूछा गया था। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, तो वो था बलबन। राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत भी बलबन ने ही किया था। इसी को उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, तो बलबन ने ही सिजदा और पैबोस की शुरुआत करवाया था। सिजदा और पैबोस की शुरुआत किसने करवाया, तो बलबन ने ही। अच्छा, ये तो हो गया। और इसी को ही उलूग खान भी कहा जाता था, बलबन को ही उलूग खां कहा जाता था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो इसके आंसर हो जाएंगे चोल। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चोल। देखिए चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। चोल वंश का प्रथम शासन कौन था, तो संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। देखिए इस वंश की राजधानी कहाँ थी, अगर राजधानी पूछे तो बताइएगा तंजौर। मैं फिर से आपको सारी पॉइंट्स याद कर देता हूँ। चोल वंश का अगर शासक पूछे, कौन संस्थापक था पूछे, तो बताना है आपको विजयालय। किसके बारे में नाम लीजिएगा, तो विजयालय। अच्छा, अगर इसके बारे में राजधानी पूछे तो राजधानी में बताइएगा कि इसका राजधानी कहाँ था, तो तंजौर था। अच्छा, फिर आगे अगर कोई पूछे कि किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था चोल वंश, तो बताइएगा राजेंद्र प्रथम। किसके बारे में बताइएगा, राजेंद्र प्रथम के बारे में। राजेंद्र प्रथम के टाइम पे चोल वंश चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। इसने गंगोई कोड की उपाधि धारण की थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने गंगोई कोड का मतलब धारण किया था उपाधि। चोल साम्राज्य के समय बड़ी संख्या में शिलालेख तथा तांबा के प्लेट का निर्माण किया जाता था। चोल शासकों के उत्तर मेरूर शिलालेख के माध्यम से हमें चोल काल के ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। चोल वंश में ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है। और ये किस अभिलेख से मिलता है दोस्तों, ग्राम प्रशासन की जानकारी, तो उत्तर मेरूर शिलालेख में। किस में मिलता है जानकारी, तो उत्तर मेरूर शिलालेख से जानकारी मिलता है। तो इस क्वेश्चन से आप इतनी बातें याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्राचीनकारी पिटराड्यूरा
निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है दोस्तों दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। प्राचीनकारी पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो वो कारखाने कौन बनवाए थे? तो अकबर ने। किन्होंने? अकबर ने। देखिए, अकबर के ही शासनकाल में चित्रकला को काफ़ी सुनियोजित तरीकों से विकसित किया गया था। इसीलिए कलाकारों के लिए एक कारखाना या तस्वीर खाना बनाया गया था। ये कलाकार इन स्थानों पर चित्रों को बनाया करते थे। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि चित्रकारी का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा गया। स्वर्ण युग किसके काल को कहा गया दोस्तों? तो जहांगीर के काल को कहा गया। लेकिन चित्रकारी का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 संबंधित है मॉडर्न हिस्ट्री से। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो वो कौन लिया था? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। क्यों? क्योंकि देखिए, नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से और तथा बहादुर शाह दिल्ली से भाग लिया था। बहादुर शाह कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से कौन लिए थे भाग? तो बहादुर शाह लिए थे। कौन? बहादुर शाह। तो आंसर आपको 3-3 होने के वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। तो चलिए एक चीज़ और 1857 के विद्रोह से याद रखिए कि 1857 का विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने क्या कहा था दोस्तों? कहा था 1857 के विद्रोह को कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। 10 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसका सब ब्रेक था किंतु इंजन नहीं था? तो ये किसके लिए कहा गया था? बहुत ही आसान सवाल है। ये कहा गया था 1935 का अधिनियम के बारे में। इसी अधिनियम में भारत में संघीय व्यवस्था पर जोर दिया गया, लेकिन भारत के स्वतंत्रता के विषय में मौन रहा था। ये इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ था कि भारत में संघीय व्यवस्था पर जोर दिया गया, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के विषय में कोई बात नहीं कहा गया। इसीलिए कहा गया, इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी दोस्तों? तो दांडी यात्रा पता है आप लोगों को कि 24 दिन चली थी। 24 दिन चली थी। आप इससे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे भविष्य के एग्जाम्स के लिए। देखिए, ये तो आपको पता होगा कि गांधी जी ने ही दांडी की यात्रा प्रारंभ किया था। और यात्रा प्रारंभ कब किया था दोस्तों? प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो साबरमती से किया। प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो साबरमती से हुआ दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रारंभ कब हुआ? तो 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? तो साबरमती से। और समाप्त कहाँ पर हुआ? समाप्त दोस्तों कब हुआ? तो ये आपको याद रखना है 6 अप्रैल 1930 को। और कहाँ पे हुआ? तो दांडी में जाकर समाप्त हुआ। दांडी में जाकर समाप्त हुआ। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल 24 डेज का समय लगा था। 24 डेज का समय लगा था। यह यात्रा नमक पर लगाए गए अवैध कर के खिलाफ था। ठीक है, और इसी दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है। इसी को क्या जाना जाता है? नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये रचयिता, इसके रचयिता मतलब कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा ई। क्यों ई होगा? उस टाइम जब ये एग्ज़ाम हुआ था सब लोग राम प्रसाद बिस्मिल को दे रहे थे आंसर, लेकिन नहीं, गलत है। सुनिए, बिस्मिल अजीमाबादी, एक नाम याद रखिए, बिस्मिल अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी, अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी, ये नाम याद रखिए। इन्होंने ही बिहार के क्रांतिकारी थे। ये कौन थे? बिहार के क्रांति, जिन्होंने 1921 में, कब? 1921 में सरफरोशी की तमन्ना गज़ल को लिखा था। हालांकि इस गज़ल को प्रसिद्ध राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। इस गज़ल का जो सरफरोशी की तमन्ना है अब हमारे दिल में है, इसको प्रसिद्ध जो किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, लेकिन लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी 1921 में। ठीक है, ठीक है।
और ये सुनने से लोगों को नई ऊर्जा का केंद्रण हो जाता था। अब देखा बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो वो हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। देखिए 19 जुलाई 1905 को, कुछ डेट से आप याद रखेंगे, 19 जुलाई 1905 का एक डेट याद रखिए। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों? तो बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया। इस दिन क्या हुआ दोस्तों? तो बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया, ठीक है, किया गया, जिसको 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया। इस दिन लागू कर दिया गया। फिर से सुनिए ध्यान से, 19 जून 1905 को, 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन का घोषणा होता है और 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया जाता है इस विभाजन को। इस विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में स्वदेशी आंदोलन मनाया गया था। इस आंदोलन में भारत में बने माल का प्रयोग करके एवं विदेशी माल का बहिष्कार करके साम्राज्यवादी ब्रिटिश को आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, कौन थे? तो भूला भाई देसाई। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, कौन? भूला भाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, मैडम कामा ने भारत के एक सेकंड, मैं 14 का थोड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं बताया हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेनेशन को बता देता हूँ 14 नंबर का। सुनिए भूला भाई देसाई कैसे इसमें इन्वॉल्व हुए। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह तथा मेजर जनरल शाहनवाज खां पर 1945-46 में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया, जिसमें इनके पक्ष में भूला भाई देसाई ने वकालत की थी। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्र ध्वज को कहाँ फहराया था? तो वो फहराया था स्टुअर्ट गार्ड में। और कब फहराया था? तो 22 अगस्त 1907 को। कब फहराया था? 22 अगस्त 1907 को स्टुअर्ट गार्ड में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? पहला कह रहा है कि विनोबा भावे द्वितीय व्यक्ति सत्याग्रही थे, सही पूछ रहा है, यानी ये तो गलत है क्योंकि पहला विनोबा भावे थे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही सही है। विलियम बेडवर्ड 1907 के कांग्रेस सभापति थे, ये बिल्कुल ही गलत है। देखिए 1907 के जो कांग्रेस सभापति हुआ था, तो उसके 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसके जो सभापति थे वो रास बिहारी घोष थे। सूरत अधिवेशन हुआ था, उसके कौन थे? तो रास बिहारी घोष। 1907 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? तो सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किया? रास बिहारी घोष ने। और 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पेरिस में नहीं बल्कि लंदन में 1905 में इंडियन हाउस की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में नहीं बल्कि लंदन में 1905 में इंडियन हाउस की स्थापना किए। तो आपको सब पता चल गया होगा। 17 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो वो है दिन 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। देखिए एक चीज़ आप फैक्ट याद रख लीजिए, जब समय था 1929 का, देखिए 1929 में क्या हुआ था? कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ लाहौर में। 1923 में कहाँ, 1929 में कहाँ से कांग्रेस का अधिवेशन होता है? लाहौर में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि समाजवादी नेता जो थे जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर
लाहौर कहाँ है? तो रावी नदी के तट पर। क्या होता है कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था तथा 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। स्वतंत्रता पश्चात इस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता के बाद इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने की बात किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बंगाल में द्वीप शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में द्वीप शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो वो किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। देखिए, बंगाल में द्वीप शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। आप इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा वर्ष 1765 में, कब? 1765 ईस्वी में द्वीप शासन प्रणाली लागू की गई। इसे 1765 में लागू किया गया और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है। इसके तहत क्या होता है? इसका मतलब द्वीप शासन प्रणाली के तहत क्या होता था कि सारे अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखे और कर्तव्य भारतीयों पर थोप दिया। अधिकार किसने रखा दोस्तों? तो अंग्रेजों ने। अधिकार किसने रखा? अंग्रेजों ने। और कर्तव्य किसको दिया? तो भारतीयों को दे दिया। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी थे। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे दोस्तों? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी रहे थे। ये एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो वो थे स्वामी विवेकानंद। वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। देखिए, ये शिकागो में कब गए थे? 11 सितंबर 1893 को भाषण देने गए थे जब आयोजित हुआ था धर्म सम्मेलन। तो इसी में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम दोस्तों नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त। इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। भारत का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। इन्होंने 1897 में, कब? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो वो किया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसके पीछे का कहानी क्या है दोस्तों कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, आपको पता होगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद क्या होता है कि कांग्रेस के विभिन्न नेताओं में असंतोष था। इसी विवाद को लेकर मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश कर सरकार की नीतियों का आलोचना करना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने के लिए किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की थी? तो दीनबंधु मित्र ने की थी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, किसकी रचना की थी? किसने रचना की थी? तो दीनबंधु मित्र ने। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के विरुद्ध लड़ा गया था, और फ्रांसीसी के विरुद्ध हुआ था। और बांडीवास का युद्ध जो हुआ था, तो बांडीवास कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, जिसमें बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? आयरकुट ने। और यह किसने जीता? तो अंग्रेजी सेना ने ही जीता, फ्रांस हार गए। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो वो आरंभ किया भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारत में प्रथम निर्वाचक मंडल का प्रारंभ भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार अपनाई गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था सिंहभू के क्षेत्र में। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंहभू के क्षेत्र में हुआ, सिंहभू के क्षेत्र में हुआ। देखिए, कोल विद्रोह सिंहभू के क्षेत्र में हुआ। इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता आपको याद रखना है वो बुद्धो भगत और मदारी महतो को याद रखना है। बुद्धो भगत और मदारी महतो को याद रखना है। देखेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो वो पढ़े थे श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई किए थे। इनका वैसे गांधी जी का प्रारंभिक पढ़ाई राजकोट में हुआ और मैट्रिक के उत्तीर्ण होने के बाद भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में पढ़ाई की। उसके बाद वो इंग्लैंड जाकर पढ़ाई किए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विशेष से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। देखिए, श्री कृष्ण सिंह को ही बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और स्वतंत्रता के पश्चात 1946 में ये मुख्यमंत्री बनते हैं 1961 ईस्वी तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, कहाँ रखा गया था दोस्तों? तो पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में 1912 में हुआ था दोस्तों। 1912 में कहाँ? बांकीपुर पटना में हुआ था और जिसके अध्यक्षता R.N. मधोलकर ने किया था। R.N. मधोलकर ने किया था। इसके बाद 1922 में गया में, 1922 में कब हुआ? 1922 में कहाँ हुआ? तो गया में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किए थे, C.R. दास ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो उनको दिया गया था लोकनायक की उपाधि। उनको लोकनायक की उपाधि दिया गया था। इन्होंने ही इंदिरा सरकार के खिलाफ 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। इनको 1998 में भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है, 1998 में। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय आज़ाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तब वो किया गया था 1912 में। बिहार की स्थापना कब किया गया था? 1912 ईस्वी में। 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना किया गया और 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। फाइनली 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? ये देखिए बहुत ही पुराना हो गया लेकिन फिर भी जान लीजिए, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। और ये लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना किए थे 2000 ईस्वी में। इनका निधन जो है 8 अक्टूबर 2020 को हो गया। तो इतना बात याद रख लीजिए, बाकी बाद में याद रहेगा। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो वो हुए थे 11वीं लोकसभा से। 11वीं लोकसभा से बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वां। चंपारण में इंडगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो वो किया था राजकुमार शुक्ल ने। किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो था, प्रथम राजधानी कौन थी? इसका ऑप्शन ई होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन महाजनपद में मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र किया था। किसने किया था पाटलिपुत्र में? तो उदयन ने किया था। कहाँ से? तो राजगीर से।
मगध महाजनपद की स्थापना बृहद्रथ ने किया था। मगध जनपद महाजनपद की स्थापना बृहद्रथ ने किया था। यह 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो वो संबंधित थे बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता थे। इन्होंने 1928-29 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया और 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। दो तीन डेट याद रखिए। पहले तो 1936 वाला याद रख लिए, जो कि लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया लखनऊ में। और 1928-29 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो वो था चंपारण। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो वो था चंपारण। देखिए, भारत के स्वतंत्र संग्राम में चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम 1917 में चंपारण में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। चंपारण सत्याग्रह के बाद ही महात्मा गांधी भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हो गए। ठीक है। वैसे गांधी जी भारत में आकर जो आंदोलन चलाए वो था केक का मतलब चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। इस 3 से याद रखिएगा, इसी क्रम में याद रखिएगा क्योंकि इसी तरीके से उन्होंने आंदोलन चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया है दोस्तों कुंवर सिंह ने। किसने किया है? कुंवर सिंह ने। नाना साहब ने कानपुर से किया है और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, लक्ष्मीबाई झांसी से और तात्या टोपे ये कानपुर से किए थे, जो कि नाना साहब भी सहयोग किए थे। जनजातीय और जिले के निम्न में जोड़े सही नहीं है। कौन सही नहीं है? तो मुंडा जमुई, ये सही नहीं है। मुंडा जनजाति का विस्तार उत्तरी बिहार के कुछ ही जिलों में हुआ है। बिहार के कटिहार जिले में इस जनजाति का आबादी 4.5% के आसपास है। देखिए, संथाल कहाँ निवास करता है? बांका में, उराव सुपौल में, खरवार भागलपुर में। खरवार जनजाति किधर रहता है? भागलपुर में। उराव का किधर रहता है? सुपौल में। संथाल किधर रहता है? बांका में। बिहार राज्य के ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पुराना हो गया, छोड़ दीजिए। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये कितनी बार पूछा गया है, आप इसका कल्पना भी नहीं कर सकते और इसका जवाब आप लोग जानते हैं क्या? पश्चिम चंपारण। देखिए, इसकी स्थापना 1978 में ही कर दिया गया था पश्चिम चंपारण में, और यह गंडक नदी के किनारे स्थित है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के लिए भी प्रसिद्ध है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिम चंपारण में एक ही राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है और ये टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 41, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन ई। क्योंकि देखिए जितने भी आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं सारी की सारी नदी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यह सभी नदियां हिमालयी नदियां हैं। यह नेपाल में हिमालय से निकालकर बिहार में प्रवेश कर गंगा की सहायक नदी बन जाती है। ये सारे कहाँ की है? तो हिमालय नदी, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। 42, निम्न में से किस जिले में पीडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण में। कहाँ? पश्चिम चंपारण में। और इस मिट्टी में धान की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी मगध से नहीं बहती है। बाकी दरभंगा मुंगेर से बहती है, तिरहुत सारण से बहती है, पूर्णिया भागलपुर से भी बहती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध में नहीं बहती है। दोस्तों, गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है। तो आप इन 12 जिलों को नाम याद रखेंगे। बक्सर, भोजपुर, सारण, 3-3 करके याद रखिए 12 जिला। बक्सर, भोजपुर, सारण, बक्सर, भोजपुर, सारण। आगे बढ़िए। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली,
पटना, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, बेगूसराय, मुंगेर और खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय और भागलपुर, कटिहार, लखीसराय और भागलपुर। देखिए फिर से याद करिए, बक्सर, भोजपुर, सारण, बक्सर, भोजपुर, सारण, और पटना, वैशाली और समस्तीपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय, भागलपुर, कटिहार, लखीसराय, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो उसका जवाब हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। यहाँ से मुख्यतः वो चीनी, शोरा, सूती वस्त्र, अफीम आदि का व्यापार करते थे। क्वेश्चन नंबर 45, 45 को छोड़ दीजिए, ये करंट अफेयर है। 46 भी छोड़ दीजिए और 47 भी छोड़ ही दीजिए और 48 छोड़ दीजिए और 49 छोड़ दीजिए। ये सब करंट अफेयर है बिहार का, और 50 भी छोड़ देना है आपको। अब आ जाइए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? जिसका सही जवाब हो जाएगा सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास नहीं जगाना। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो वो कौन नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो देखिए 1955 वाला, क्यों? क्योंकि ये तो आज़ादी के बाद आया था ना, 1947 के बाद आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर। 53 कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324। आपको याद रखना है कि भारत के संविधान के भाग 15 के अंतर्गत, भाग कहाँ 15 में ये बात लिखा हुआ है, 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन के प्रावधानों का वर्णन है। भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक आयोग है। कैसा है? तो स्वायत्त संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है, ठीक है, जो केंद्र तथा राज्यों में निष्पक्ष चुनावों को निष्पादित करता है। आपको याद रखना होगा कि निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। 55 का क्वेश्चन देखिए, 55 का क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना होगा। संविधान का भाग 9 में कहता है अनुच्छेद 200, इस भाग 9 में अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 ओ तक, माने 243 ए बी सी डी करके में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन किया गया है। संविधान का 11वां सूची में पंचायती राज हेतु 29 कार्यों का वर्णन किया गया है। संविधान का जो 11वां अनुसूची है उसमें पंचायती राज हेतु 29 कार्यों का वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 जी में किया गया है। 29 कार्यों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो 243 जी में। आप लोग को याद रखना होगा एक पॉइंट कि भारत में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को अपनाया गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56।
73वें संविधान संशोधन का कानून का वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ है? तो वो हुआ 64वां संविधान संशोधन बिल। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो 64वां संविधान संशोधन बिल से। देखिए 73वां संविधान संशोधन को पहली बार वैधानिक मान्यता देने की शुरुआत वर्ष 1989 में राजीव गांधी के द्वारा 64वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। सुनिए ध्यान से, जब 73वां संविधान संशोधन को पहली बार वैधानिक मान्यता देने की शुरुआत हुआ तो 1989 में राजीव गांधी के द्वारा 64वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, परंतु यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। इसके बाद 73वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया तथा 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में यह प्रभावी भी हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं भारत का भूगोल। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो वो है पूर्वी पंजाल। अटल टनल जो विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है, जो मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है, जिसका आकार घोड़े के नाल के समान है, जिसका लंबाई 9.02 किलोमीटर है। 58 का क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी के तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी के तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की कुल जनसंख्या में जनजाति आबादी का प्रतिशत 94.44 है, जो कि भारत में सबसे अधिक है। मिजोरम की प्रमुख जनजाति कौन से हैं? तो चकमा, पवई, राल्टे आदि हैं। लेकिन सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला राजस्थान मध्य प्रदेश है। मिजोरम की कुछ जनजाति बताइए। तो चकमा, पवई और राल्टे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में है। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनेज कर्नाटक में नहीं है, बाकी सारा है। कुर्ग, चिकमंगलूर, बाबा बुदनगिरी, ये सारा का सारा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। पुलनेज कहाँ है? तो तमिलनाडु में। पुलनेज कहाँ है दोस्तों? तो तमिलनाडु में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो यह है लेह। जो नया भौगोलिक मानचित्र के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कोई पूछे तो लेह बताइएगा। लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। हालांकि लेह का कुछ भाग पाकिस्तान एवं चीन के कब्जे में है, जबकि भारत का सबसे छोटा जिला माहे जो कि पुडुचेरी में है। ये सबसे छोटा जिला माहे जो कि पुडुचेरी में, सबसे बड़ा लेह जो कि लद्दाख में। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो वो है महाराष्ट्र। देखिए ये उस टाइम के करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसका अभी आंसर बदल गया होगा। हम आगे पढ़ते हैं। खनिज और जिले के निम्न जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका एक्चुअली आंसर हो गया ए, लाइमस्टोन कैमूर से। ये एक्चुअली बिहार स्पेशल का ये क्वेश्चन है जो कि इंडियन ज्योग्राफी में पॉइंट किया गया है। तो देख लेते हैं क्या है इसका आंसर, लाइमस्टोन कैमूर। बाकी सारा का सारा गलत है। मैं आपको कुछ चीज़ें याद करवाता हूँ, याद कर लीजिएगा। देखिए मैग्नीज कहाँ से मिलता है? तो मुंगेर और गया से। मैग्नीज कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो मुंगेर और गया से। कोयला कहाँ से मिलता है? तो बिहार के औरंगाबाद से। कोयला कहाँ से? बिहार के औरंगाबाद से। फिर चूना पत्थर कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो रोहतास और कैमूर से। चूना पत्थर रोहतास और कैमूर से। गंधक बताइए, गंधक कहाँ से मिलता है? तो वो रोहतास के अंजौर से मिलता है। रोहतास के अंजौर से मिलता है। सीलेमेनाइट कहाँ से मिला? तो गया से। सीलीमेनाइट कहाँ से मिला? तो गया जिला से। सीसा कहाँ से मिला?
शीशा मिला है भागलपुर से। बॉक्साइट कहाँ से मिला? बॉक्साइट मिला मुंगेर। बॉक्साइट कहाँ से मिला? मुंगेर। खड़गपुर की पहाड़ियाँ, खपड़ा, मेरा, देंता, सारंग और रोहतास जिला में भी और मुंगेर जिला में बॉक्साइट मिला। अब बेरिलियम के बारे में जान लीजिए। बेरिलियम कहाँ से मिलता है? तो गया और नवादा के क्षेत्र से, गया और नवादा के क्षेत्र से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, जो कि अब विश्व भूगोल से है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान की सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ये है होन्शु। होन्शु है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु द्वीप दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इंडोनेशिया के जो जावा द्वीप है उसके बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला द्वीप कौन है? जावा द्वीप। उसके इंडोनेशिया का जावा द्वीप, उसके बाद होन्शु का ही नंबर है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु के मध्य पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है? तो यह है डेनमार्क का। कहाँ का भाग है? तो डेनमार्क का। अगर इसका भौगोलिक रूप से देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हिस्से में आता है, लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप के डेनमार्क देश के अधिपत्य है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? तो देखिए इसका उस टाइम का आंसर था चीन, लेकिन अब ये बदल गया है। फिर भी आगे बढ़िए। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो वो हैं अफ्रीका। अफ्रीका। देखिए एशिया में टोटल 48 देश हैं। एशिया में कितने देश हैं? 48 देश हैं। यूरोप में कितना है? 44 है। उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं? तो 23 देश हैं। उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं, एशिया में 48, यूरोप में 44 और अफ्रीका में कितना है? 54 स्वतंत्र देश हैं। अफ्रीका में 54 स्वतंत्र देश हैं, यूरोप में 44, अफ्रीका में 54 देश हैं, स्वतंत्र देश हैं, यूरोप में 44 स्वतंत्र देश हैं और एशिया में 48 स्वतंत्र देश हैं। एशिया में 48 स्वतंत्र देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 स्वतंत्र देश हैं। उत्तरी अमेरिका में 23 स्वतंत्र देश हैं। अब अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक करता है? तो इसकी ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन आप जान लीजिए उस हिसाब से। कर्नाटक है। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, रेल, डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर में है, जो कि गलत है, क्योंकि रेल, डिब्बा और अभियांत्रिक ये दोस्तों कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। बाकी ऑयल रिफाइनरी बरौनी में, सीमेंट बंजारी में, फर्टिलाइजर भौराही में और रेल, डिब्बा और अभियांत्रिक कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो क्या उद्देश्य नहीं है? तो डी ऑप्शन उद्देश्य नहीं है खाद्यान्नों का निर्यात। तो क्या क्या उद्देश्य है जो जान लीजिए। पहला, खाद्यान्नों का समाज के कमजोर वर्गों तक वितरण, तो ये वाला सही है। कमजोर वर्गों तक वितरण सही है। खाद्यान्नों के किसानों से उचित मूल्य पर खरीद, ये भी सही है कि खाद्यान्नों की खरीद वो भी उचित मूल्य पर। खाद्यान्नों के किसानों से उचित मूल्य पर खरीद। खाद्यान्नों को बफर स्टॉक में रख रखा, ये भी सही है कि खाद्यान्नों को बफर स्टॉक में रखा। और खाद्य सुरक्षा, खाद्यों का निर्यात नहीं बल्कि फूड सिक्योरिटी। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में राजस्व घाटे का तात्पर्य क्या है? भारत में राजस्व घाटे का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन बी, भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। भारत में राजस्व घाटा से तात्पर्य क्या है? तो भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है। तो राजस्व घाटा का मतलब क्या होता है? कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय। कुल राजस्व प्राप्ति और कुल राजस्व व्यय। ऐसी वित्तीय स्थिति से उबरने के लिए सरकार ये उपाय कर सकती है। कौन से उपाय कर सकती है? तो टोटल 3 उपाय। पहला, मौजूदा परिसंपत्तियों की उधार या बिक्री के माध्यम से घाटे को पूंजी प्राप्तियों से पूरा किया जा सकता है। मौजूदा परिसंपत्तियों की उधार या बिक्री के माध्यम से घाटे को पूंजी प्राप्तियों से प्राप्त किया जा सकता है। नंबर दो कह रहा है कि सरकार अपनी गैर कर या कर प्राप्तियों को बढ़ा सकता है। सरकार क्या कर सकता है कि अपने गैर कर या कर प्राप्तियों को बढ़ा सकता है। नंबर तीन कह रहा है कि सरकार अनावश्यक व्यय को कम करने का प्रयास कर सकती है। सरकार अनावश्यक व्यय को कम करने का प्रयास कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 71 वर्ष, ये वाला क्वेश्चन करंट अफेयर से है, 72वीं करंट अफेयर से है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए।
भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो वो जारी करती है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन की सूचकांक को जारी करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। अब देखते हैं साइंस से, क्वेश्चन नंबर 74 से भौतिकी से पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 74, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। एक्चुअली कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि पहले देख लीजिए कि प्रतिरोध कैसा है, तो समानांतर प्रतिरोध, और समानांतर प्रतिरोध का फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फार्मूला होता है दोस्तों, जिसमें कह रहा है कि कुल प्रतिरोध 1.403 है। तो देखिए 1/R इक्विवेलेंट कितना है, 1.403 इज इक्वल टू, यदि एक प्रतिरोध कितना कह रहा है, 2 ओम, तो पूछ रहा है कि दूसरा प्रतिरोध निकालें। तो आप 1/R2 निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए कि 1.403 माइनस 1/2, इससे आप लोग को जो R2 का वैल्यू निकलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आसान है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, तो वो क्या होगा, घट जाता है। अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कौन से अर्धचालक का मतलब सेमीकंडक्टर होता है, तो कौन से हैं जो जान लीजिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड, गैलियम, आर्सेनाइड, ये सारे के सारे क्या हैं, तो अर्धचालक हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि फैराडे स्थिरांक के बारे में। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक स्थिरांक। अगर फैराडे स्थिरांक के बारे में पूछे तो बताना है आपको सार्वभौमिक स्थिरांक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों, तो ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। देखिए एक लाइट ईयर जिसको कि प्रकाश वर्ष कहते हैं, उसका वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखिए 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना होगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो आप याद रखेंगे दोनों वैल्यू। अगर एक पारसेक का वैल्यू पूछे, एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो आप बताएंगे 3.26 लाइट ईयर। एक पारसेक में कितना लाइट ईयर होता है, तो 3.26 लाइट ईयर। देखिए अगर इसको मीटर में पूछे एक पारसेक बराबर कितना, तो बताइएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये मीटर में होता है, वो एक पारसेक बराबर मीटर में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। अगर किलोमीटर में पूछ दे तो 3.08 गुना 3 कम कर दीजिए तो 13 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 78, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या चीज़ नहीं बदलता है, तो वो है आवृत्ति। आवृत्ति को छोड़ के सब बदल जाता है, ठीक है। आवृत्ति को छोड़ के क्या होता है, सब बदल जाता है। अब देखिए 79 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, कितना होता है, तो 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो कौन था, नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अपोलो 11 के माध्यम से गया था। और कब गया था, 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को गया था, 20 जुलाई 1969 को गया था। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की, सबसे ज़्यादा श्यानता किसका, शहद का। अगर इन ऑप्शनों में जो 4 ऑप्शन दिया गया है, अगर इसका हम लोग को सीक्वेंस निकालना हो तो बताइएगा कि सबसे पहले शहद का ज़्यादा श्यानता होता है, फिर खून का श्यानता होता है, और फिर जल का श्यानता होता है, और फिर वायु का श्यानता होता है। आप इस तरीके से याद रखेंगे, शहद, खून, जल, वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो सबसे अधिक कुचालक ऊष्मा का कौन होगा, पारा। निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो पारा।
जबकि विद्युत का अच्छा कुचालक होता है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक और में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो कैसे बनेगा, क्या करिएगा कि जो Pu94 और 242 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, जो कि दोनों, और ये इसी को एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, और ये सब एक ही होता है 94। लेकिन ऊपर के केस में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या होता है, और हमें नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 242 में 94 प्रोटॉन है, और बाकी जो बच जाएंगे वो क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम लोग इसको घटा देंगे, और घटाने के बाद जो आंसर आएगा 148, वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर न्यूट्रॉन की संख्या। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस के जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तब वो क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो CO2 के द्वारा दूधिया हो जाता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो वो हो जाता है CO2 के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन हम बता देते हैं ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। सुनिए, चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होने पर कैल्शियम कार्बोनेट नामक एक इनसॉल्युबल ठोस बनता है, जिसके कारण चूने का पानी मिल्की हो जाता है यानी दूधिया। जैसे देखिए चूने का पानी बोला, तो आप चूने का पानी उस किसको कहेंगे, तो CaOH के होल 2 को चूने का पानी कहा जाता है। चूने का पानी, इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किया जाता है। कह रहा है कि इसकी प्रतिक्रिया आप किससे करेंगे, अगर इसकी प्रतिक्रिया आपको CO2 से करा दिए तो आपको CaCO3, जो कि इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये बन जाता है, और साथ में पानी बन जाता है, और यही वाला मिल्की कलर का होता है यानी दूधिया कलर का। ठीक है। 86, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो रक्त को ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता को कमजोर कर देता है। इससे क्या क्या हो सकता है, अगर आपके शरीर में चला गया तो सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, इसका कारण बन जाएगा ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है, तो 1000 गुना से कम, 1000 गुना से कम हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्यों हो जाएगा, ये आपको हमने परफेक्शन IAS का जो प्रयास टेस्ट हुआ था उसमें मैंने करवाया दिया है इसका आंसर, तो आप वहाँ से देख लेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। रेत और नेफ्लिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो वो है ऊर्ध्वाधर पतन सब्लिमेशन। रेत और नेफ्लिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, सब्लिमेशन। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, कितना होता है, तो 12 और 3 होता है, 12-3 होता है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, कौन से तत्व हैं, तो CHNO तत्व हैं उपस्थित। देखिए यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। आप यूरिया का ये रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, NH2CONH2 ये होता है। यह एक रंगहीन और गंधहीन सफ़ेद रवेदार जहरीला ठोस पदार्थ है। यूरिया कैसा पदार्थ है, ये रंगहीन होगा, गंधहीन होगा, सफ़ेद होगा, रवेदार होगा, जहरीला होगा, जो स्तनपायी और सरीसृप के मूत्र में पाया जाता है। यूरिया कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, तो जो स्तनपायी और सरीसृप है उसके यूरिन में पाया जाएगा। इसे कृषि क्षेत्र में खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। अब जीव विज्ञान से क्वेश्चन देख लेते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। देखिए उदाहरण के लिए कौन से जड़ मतलब ऐसे श्रेणी में आते हैं, तो आपको याद रखना होगा प्याज, आलू और अदरक, सभी के सभी क्या हैं, आलू और अदरक सभी के सभी क्या हैं दोस्तों, तो तना है, सभी तना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है 92 का कि निम्न में सबसे मीठी चीनी
कौन है? तो सबसे मीठी चीनी दोस्तों फ्रुक्टोज है। सबसे मीठी चीनी कौन है? फ्रुक्टोज। निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो वो कौन नहीं है? सेब सच्चा फल नहीं है। देखिए सच्चा फल यानी पहले आपको हम झूठा फल के बारे में बताते हैं कि झूठा फल क्या होता है। तो फल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होते हैं। स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती झूठा फल के उदाहरण हैं। कौन से झूठा फल के उदाहरण हैं दोस्तों? तो स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सच्चा फल नहीं है? तो सेब सच्चा फल नहीं होगा। बाकी खजूर, आलू बुखारा, अंगूर ये सारे सच्चा फल हैं। ठीक है, आम, अंगूर आदि सच्चा फल होता है। यह आलू बुखारा है, अंगूर भी सच्चा फल है। फलियों अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है दोस्तों? तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है। बीन्स और फलियां में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक आदि पोषक तत्व हैं। ठीक है। लौंग एक मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। इसको औषधि के रूप में भी उपयोग लिया जाता है। लौंग एक प्रकार का मसाला है जिसका लैटिन नाम क्या होता है? पीपर। लैटिन नाम क्या होता है? पीपर। लौंग का पीपर होता है। नेक्स्ट, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है दोस्तों? तो वो है इंफ्रारेड। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड का विकिरण का प्रयोग रडारों में भी किया जाता है। सुदूर तापमान संवेदन और स्पेक्ट्रोस्कोपी, मौसम पूर्वानुमान, लघु दूरी का बेतार संचार आदि में भी किया जाता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का दूध घटिया स्रोत है। देखिए दूध एक अपारदर्शी सफ़ेद द्रव है। यह एक प्राकृतिक पायस है, इमल्सन जिसको कहते हैं। यह प्राकृतिक कैसा है? तो पायस, जिसको इमल्सन कहते हैं। ठीक है। सामान्यतः दूध में 85% जल तथा शेष भाग में ठोस तत्व होता है। दूध में 85% जल होता है और जो 15% बच जाता है उसमें ठोस तत्व होते हैं, खनिज व वसा। तत्व में खनिज और वसा होता है। आपको याद रखना है कि इसमें दूध में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होता है। दूध में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा माने फैट और प्रोटीन होता है और साथ साथ विटामिन भी होता है। तो देखिए कौन से विटामिन होते हैं? तो कीड़ा आप याद रख लीजिए, KEDA मतलब विटामिन KEDA तो होगा ही, साथ साथ B1, B2, B12 होगा। B1, B2 और B12 होगा, लेकिन विटामिन सी नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस माने जो एलिमेंट हैं वो कौन से होंगे? कैल्शियम होंगे, मैग्नीशियम होगा, पोटेशियम होगा, फास्फोरस होगा, आयोडीन होगा, लेकिन आयरन नहीं होगा। कौन से एलिमेंट नहीं होंगे? आयरन नहीं होगा। कौन सा विटामिन नहीं होगा? तो विटामिन सी नहीं होगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम होगा, आयोडीन होगा, फास्फोरस होगा और क्या होगा? फास्फोरस होगा और आयोडीन होगा और मैग्नीशियम होगा। तो ये सारी बातें हैं। 98, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ये है जाइमेज के द्वारा। किसके द्वारा? जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है, जाइमेज के द्वारा। विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है वो कौन है? तो विटामिन के। विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है वो है विटामिन के। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो वो है महिला सेक्स हार्मोन कौन है? तो एस्ट्रोजन। महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है जो महिलाओं के प्रजनन प्रणाली के विकास में सहायक होता है। इसे फीमेल हार्मोन भी कहते हैं। जबकि टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 101, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो आवर्डी कार्लसन को। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आर्विड कार्लसन को। देखिए ये स्वीडन के रहने वाले थे। उन्होंने 2000 में पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए डोपामाइन पर शोध करके नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। पार्किंसन रोग केंद्रीय तंत्रिका का एक विकार है जो डोपामाइन के स्तर में असंतुलन उत्पन्न करता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो वो आयोडीन के कमी के कारण।
थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कमी के कारण होती है? तो आयोडीन के कमी के कारण। देखिए, घेघा रोग, दिव्यांग, मंदबुद्धि, बौनापन, इसके बीमारी हैं, इसके कमी से बीमारी हो जाते हैं। अभी 103 का क्वेश्चन देखिए, कर्बराहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। कौन सा संवेदनशील क्षेत्र है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे सी, पीछे का भाग। देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ इससे रिलेटेड। हमारा जीव कुछ यूँ इस प्रकार से होता है, सॉरी ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो ऐसा आप मान के चलिए कि हम लोग का टंग है। ये टंग में जो देख रहे हैं कुछ, एक यहाँ पे टेस्ट बड है, एक यहाँ पे टेस्ट बड होता है, एक यहाँ पे टेस्ट बड होता है, एक यहाँ पे टेस्ट बड होता है। इसी प्रकार से यहाँ टेस्ट बड होता है। ये वाला जो है ये टेस्ट बड नहीं होता है। अब सुनिए, अभी क्या था? करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील कहाँ है? तो पीछे के भाग। तो करवाहट कहाँ है? तो संवेदन पीछे के भाग। तो देखिए, ये जो आगे का भाग है, ये इसको हम बोलते हैं आगे का भाग, और इसको पीछे नीचे वाले को बोलते हैं पीछे का भाग। जो जीभ जो पीछे आपके गले में सटा होता है वो ये वाला भाग है, और ये वाला भाग क्या है? आगे वाला। तो आगे वाला, यहाँ से आपको मीठा का एहसास होगा। चीनी वगैरह खाइएगा ना, मिठाई, तो यहाँ से एहसास होगा। और जस्ट इसके पीछे बीटर यानी खट्टा, करवाहट जिसको कहते हैं, माने खट्टा नहीं, बीटर माने करवाहट का आपको यहाँ से मिलेगा। करवाहट का कहाँ से? यहाँ से, बीटर। अच्छा, ये जो यहाँ पर है शुरुआत में, यहाँ नमकीन का एहसास होगा, नमकीन। और सेम यहाँ भी नमकीन का एहसास होगा, जिसको कहते हैं साल्टी। अच्छा, यहाँ पे कैसा एहसास होगा? तो यहाँ पर आपको खट्टा का एहसास होगा, सोर। यहाँ पे भी आपको खट्टा का एहसास होगा, सोर। तो आपको याद हो गया होगा कि जीभ के आगे के भाग में मिठाई खाने जैसा मीठा महसूस होता है, और जस्ट इसके पीछे बीटर यानी करवाहट, और जस्ट आगे से थोड़ा सा ही यहाँ पे दोनों साइड में जीभ के साल्टी होता है यानी नमकीन। फिर जस्ट उसके आगे बढ़ेंगे तो हमें खट्टा मिलेगा, सोर। तो इस तरीके से जीभ की संरचना होती है। और जो आप कहते हैं ना तीखा लगता है मिर्च खाने के बाद, तो वो कोई टेस्ट बड नहीं है, बल्कि होता क्या है, जब आप तीखा खाइएगा ना, तो इसमें जो ये जो जीभ है हम लोग का टंग, इसके सेल को जलाने लगता है, और इसी जलन को हम लोग को तीखा का एहसास होता है। तो इस तरीके से आपको दोस्तों सारे स्टैटिक क्वेश्चन खत्म कर दिए। अब यहाँ से समसामयिकी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि करंट अफेयर, जो कि हम लोग को नहीं करने हैं। और इसमें इतना ही क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। अब आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वाला वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। अब आप लोग से विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएँ आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।